अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम इंसानी जिस्म की बनावट की बात कर रहे हैं। तो इंसानी जिस्म की बनावट में हमने सबसे पहले क्या देखा था? डाइजेस्टिव सिस्टम, अमल इन्हिज़ाम। दूसरा देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, अमल तनफ्फुस। तीसरा देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, अमल इखराज या इस्तिखराज। उसके बाद देखा था लोकोमोशन, बॉडी फ्लूइड यानी जिस्मानी सयाल। और उसके बाद देखे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नकलो हरकत। ना हो, अब उसी में हम बात करने वाले अज़बी इख्तियार और रब्त दही। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम कहते हैं अज़बी इख्तियार, और उसको कहा जाता है रब्त दही। अगर आपको याद होगा तो पीछे के जितने भी 5 सबक थे, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमने कहा कि जब अमल इन्हिज़ाम होता है तो अमल इन्हिज़ाम की शुरुआत कब होगी? ये सिग्नल चाहिए। तो हमारे माउथ में जैसे ही हमने फूड रखा तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है। ब्रेन को जैसे सिग्नल मिलेगा तो वो सलाइवा सिक्रेट करना शुरू करेगा, थूक। वैसे हमने कहा कि जब किडनी को काम करना होता है तो किडनी अगर अपना काम करना बंद कर दे, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट से अगर कम हो जाए तो किडनी को समझाना है। तो किडनी को समझाने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। याद आ रहा है? तो ये अज़बी निज़ाम की एग्जाम्पल्स है। तो हमने पहले ही हर जगह पे थोड़ा 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 रेगुलेशन या कंट्रोल या रब्त दही या बाज़ाब्तगी के कंसेप्ट को हमने थोड़ा थोड़ा हर जगह पढ़ा हुआ है। अब हम उसके पूरे कंसेप्ट को यहाँ इस सबक में समझने वाले कि अगर दिमाग, ब्रेन हमारा सलाइवा सिक्रेट करवाता है तो उस तक मैसेज ले जाने का काम और उससे मैसेज लाने का काम ये किस तरह से अंजाम पाता है। ठीक है, किडनी अगर रेगुलेट होती है तो उस तक सिग्नल लेकर कैसे जाते हैं, ब्रेन से वापस सिग्नल आता कैसा है, ये सारी चीजें हम कहा समझने वाले हैं? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक तो यह लफ्ज है कंट्रोल, जैसा हमने अभी कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना है, लंग्स को कंट्रोल करना है, किडनी को कंट्रोल करना है। तो ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे अस्बी खलिए। कौन करेगा? अस्बी खलिए। तो क्योंकि ये काम जो कर रहा है कंट्रोल करने का, वो कौन कर रहा है? अस्बी खलिए कर रहे हैं, न्यूरॉन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूरल कंट्रोल। और दूसरा कि ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये सिर्फ कंट्रोल नहीं करते बल्कि कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? यहां पर उन्होंने बहुत अच्छा लफ्ज दिया, रब्त दही। रब्त दही का मतलब क्या है? अगर उसको कंट्रोल करना है डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वो किडनी को भी समझाएगा और लंग्स को भी समझाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किडनी को कंट्रोल करने के चक्कर में उसने इन दोनों की एक्टिविटी को स्लो कर दिया। आपके पीछे डॉगी लगाओ, है ना, हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके पीछे अगर कुत्ता लग जाए, जब आप भाग रहे हैं उस वक्त क्या हो रहा है? आपका जो दिल है वो भी धड़कना शुरू करता है। तो दिल धड़केगा मतलब खून का सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन खून का सप्लाई क्या बस सिर्फ खून का सप्लाई जरूरी है क्या? नहीं, उस खून में क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये काम किसके जिम्मे है? डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लस ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? लंग्स। तो एक साथ सब मिलके एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रब्त दही, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से इस सबक को हम समझने वाले कि हमारे जिस्म में ये सारा जो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें सिस्टम कैसा एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। नाउ अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम इसके डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि हमको ये बात मालूम है, क्या बात मालूम है? कि इंसानी जो जिस्म है उसमें क्या होते हैं? कई आज़ा होते हैं, यानी जिसको हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एक्सेट्रा, बहुत सारे, जो अपने काम क्या करते हैं? खुद मुख्ताराना तौर पर नहीं कर सकते। यानी लंग्स को अगर अपना काम करना है तो कहीं ना कहीं उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। किडनी को अगर कोई काम करना है तो उसको हेल्प करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो खुद मुख्तार नहीं है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो ऑटोनोमस नहीं है, सिवाय हार्ट के। क्योंकि हमने हार्ट को पढ़ा है, हार्ट कैसा ऑर्गन है? वॉलेंट्री, ऑटोमेटिक ऑर्गन है। तो दूसरा एक और लफ्ज इंग्लिश का यहां पर यूज किया जाता है, वो है वॉलेंटरी।
ठीक है। तो हमारे जिस्म के अंदर कई सारे अज़ा है जो खुद मुख्ताराना तौर पर कोई काम नहीं कर सकते, बट हमारे जिस्म में क्या होता है, होमियोस्टैसिस। क्या होता है हमारे जिस्म में? होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस मतलब हमारे जिस्म की जो हालतें हैं, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, ये सब हमेशा यकसा रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, उसमें कभी भी बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आएगी। उसको कहा जाता है होमियोस्टैसिस। तो होमियोस्टैसिस को बरकरार रखना है तो उसके लिए क्या होगा, बहुत सारे अमल होंगे, और उन अमलों के दरमियान में क्या करना जरूरी है, रक्त दही करना जरूरी है। यानी हमारा जो खून है, खून का सप्लाई कंटिन्यूअसली हो, उसकी रफ्तार मेंटेन रहे। उसकी रफ्तार मेंटेन रहे के लिए जरूरी है कि बाकी के सारे ऑर्गन एक दूसरे का क्या करें, कोऑर्डिनेट करे, सपोर्ट करे। इसी को कहा जाता है रक्त दही। इसी अमल को कहते हैं जिसके दौरे क्या होता है, जिसके जरिए दो या दो से ज्यादा आज़ा एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बाहमी अमल करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन में फॉर्म करते हैं, और एक दूसरे के काम को क्या करते हैं, पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। यानी अगर लंग्स को काम करना है तो उसकी मदद किडनी भी करेगा, हार्ट भी करेगा। लंग्स का काम क्या है, पूरे जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई करना, पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आना। तो अब वहां से लाने ले जाने में मदद कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सैयाल, जिस्मानी सैयाल, है ना। तो एक काम को तकमील तक पहुंचाने के लिए दो ऑर्गन या दो से ज्यादा ऑर्गन के दरमियान जब कोऑर्डिनेशन होता है और वो काम तकमील को जाता है, तब हम उसको कहते हैं बाहमी रक्त या रक्त दही। ठीक है। और उसके जरिए फिर हमारे जिस्म का क्या मेंटेन होता है, होमियोस्टैसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस्मानी कसरत कर रहे हैं, यानी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके इजाफी जो उजलात है उसको मश्क बरकरार रखना है। जो उजलाती हरकत है, यानी नॉर्मल आप चल रहे हैं तो उजलाती हरकत अलग होगी, लेकिन आप जब रनिंग कर रहे हैं उस वक्त उजलात की जो हरकत है, मसल्स की जो एक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर वो ज्यादा हो गई तो पहली हालत में जितनी तवानाई लग रही थी उससे ज्यादा तवानाई दूसरी हालत में लगेगी, यानी कसरत के लगेगी। तो उसके लिए क्या होगी, तवानाई की जरूरत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए तवानाई को क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन की जरूरत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होगा। फिर ऑक्सीजन की इजाफी खर्च है, तनफुस की शरह में इजाफा है। इसी तरह से नब्ज और शरियानों के जरिए खून के बहाव में इजाफा हो जाएगा, यानी उनको क्या करना होगा, तहरीक देना होगा। जब जिस्मानी मश्क रुक दी जाती है तो वापस से क्या होगा, वापस से हमारे जो जितने भी आसाब है, तो वो हमारा फेफड़ा है, जो हमारा दिल है, कल्ब है, और जो हमारे गुर्दे हैं, धीरे धीरे उनकी सरगर्मियां भी क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे हस्बे मामूल हो जाएगी, नॉर्मल हालत में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, सब के सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस काम को अंजाम देने के लिए। जैसे ही वो काम अंजाम हो गया, अब सब वापस से क्या होने लगे, अपनी मामूल की रूटीन पर या अपनी रूटीन हालत में आने लगे। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जिस्मानी मश्क के दौरान क्या हुआ था, हमारे जितने भी आज़ा है, फेफड़े, कल्ब, शरियान, गुर्दे और दीगर आज़ा के अमलों के दरमियान क्या हो गई थी, रक्त दही, सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, है ना। नाउ इसको अगर थोड़ा सा समझना है तो क्या लेंगे, हमारे घरों के अंदर है ना कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ टेंशन में रहते हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम खुशी खुशी तकमील तक पहुंच जाता है। नाराजगी वाले अपनी नाराजगी संभाल के रखते हैं, बहुत ज्यादा खुश होने वाले अपनी खुशी को संभाल के रखते हैं। उनके बीच में क्या चलता रहता है, कोऑर्डिनेशन, रब्त दही। ऐसा नहीं होता कि जिनको बहुत ज्यादा खुशी है तो वो खुशी का इधर कुछ अलग ही तरह से कर रहे हैं, जो गम में बैठे उन्होंने प्रोग्राम छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं होता। सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट। इसी तरह हम फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो हर फील्डर के अंदर क्या होता है, टीम के प्लेयर के दरमियान में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। तो वैसे ही हमारा जिस्म है, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, खानदान में कोई एक बड़ा आदमी होता है जिससे सब डरे होते हैं। खुशियां बहुत होंगी लेकिन मालूम है कि उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं, तो खामोश। टेंशन बहुत होगा लेकिन उनको मालूम है कि यार इनको मालूम पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टीम का एक लीडर रहता है, पूरी टीम को मालूम होता है कि नहीं, उसी के हिसाब से हमने काम करना है। तो इसका मतलब रब्त दही में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कोई ना कोई करता है। ठीक है। नाउ हमारे जिस्म में तमाम आज़ा के कामों को अज़बी निज़ाम और इंडोक्राइन निज़ाम मिलकर क्या करते हैं, रब्त दही और क्या करते हैं, तकमील तक पहुंचा। इसका मतलब हमारे जिस्म में ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये जो रब्त दही हो रही है, ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन दो वजूहात की बुनियाद पर है। एक कोऑर्डिनेशन रब्त दही में जो इंपॉर्टेंट
रोल प्ले कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो है हमारा असबी निजाम। कौन है वो? हमारा असबी निजाम। यानी वो कौन है? हमारा न्यूरल सिस्टम। कौन है? न्यूरल सिस्टम। दूसरा कौन है? दूसरा है हमारे जिस्म का एंडोक्राइन निजाम। यानी कौन है वो? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये दो है। यानी मैंने कहा ना कि घर खानदान में कोई एक बड़ा रहता है जो कंट्रोल करता है, तो उसी तरह से यहाँ पर रब्त दही कोऑर्डिनेशन के काम में यहाँ पर कौन काम कर रहा है? एक है असबी निजाम और दूसरा कौन है? एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? हमारे जिस्म में बैक वक्त पूरे के सारे वाक़े को, पूरे इवेंट को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। रब्त दही में क्या होती है? सरहद होती है। सरहद के वास्ते नुक्ते तक, नुक्ते से और नुक्ते तक राब्ते का एक मुनज़्ज़म क्या होता है? जाल असबी निज़ाम मुहैया करता है। अब यहाँ पर बहुत, ये जो लाइन है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्या है? अगर हमको रब्त दही करना है तो रब्त दही के अंदर क्या हो? सरहद। सरहद मतलब तेजी, फास्ट, जल्दी से अगर वो काम हो जाए। ठीक है, सरहद का मतलब क्या होता है? फास्ट। उसको उर्दू में दूसरा लफ्ज क्या है? तेजी। तो तेजी से उस काम को करना है तो उसके लिए क्या होता है? उसके पास ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट, नुक्ते से नुक्ते। अब ये नुक्ते से नुक्ते का मतलब क्या है? नुक्ते से नुक्ते का मतलब है एक अज़ू से दूसरे अज़ू, या आप बोल रहे हैं ब्रेन, ब्रेन से हार्ट, ब्रेन से लंग्स, ब्रेन से किडनी, तो डायरेक्ट कनेक्शन। तो नुक्ते से नुक्ते तक का क्या हो? राब्ता हो और एक मुनज़्ज़म जाल हो। तो ये जो जाल है, मुनज़्ज़म जाल, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म होगा, ये काम कौन करेगा? असबी निज़ाम। असबी निज़ाम मतलब कौन करेगा? न्यूरल सिस्टम। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कनेक्शन, जो वायर का कनेक्शन होता है ना हमारे घरों में, एक वायर स्टार्ट होता है एक बटन से और वो जाता है फैन को, तो आपने वो बटन दबाया तो फैन ही चालू होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक वायर लिया, वो लाइट को भी लगा हुआ है, पंखे को भी लगा हुआ है, फ्रिज को भी लगा हुआ है, कूलर को लगा है, एकदम आखिर में फैन का नंबर है, तब आपने बटन चालू किया तो पहले ये चालू हुआ, फिर वो चालू हुआ, फिर वो चालू हुआ, फिर ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास क्या है? जो अज़मी निज़ाम है, जो न्यूरल सिस्टम है, वो हमारे जिस्म में देता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का फायदा क्या है? वो काम क्या होगा? फास्ट, जल्दी। आपको हॉर्न किसी ने बजाया, मालूम है पीछे ट्रक आ रहा है, हॉर्न बज गया, तो आप उतनी देर में क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, जंप कर लेते हैं, जो भी अपना बचाव कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता तो मालूम पड़ा ब्रेन से सिग्नल आएगा, पहले वो गर्दन को जाएगा तो गर्दन हटेंगी, फिर हाथ को जाएगा तो हाथ हटेंगे, फिर पाँव को जाएगा तो पाँव हटेंगे, तब तक ये पूरा हट जाता। तो हमारे जिस्म में इतनी फास्ट कि यहां बटन दबा, पूरे अज़ू के अंदर एक साथ सिग्नल हुआ, तो इसको कहा जाता है नुक्ते से नुक्ता, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या इंटरेक्शन या कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? असबी निज़ाम। उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडोक्राइन निज़ाम की अगर बात करते हैं तो इंडोक्राइन निज़ाम का डेफिनेशन, इससे पहले भी मैंने इंडोक्राइन का डेफिनेशन आपको बताया है, किसी को याद है क्या? हाँ, ऑनलाइन वालों में से किसी को याद है? इंडोक्राइन, इससे पहले इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, जब हमारा ये हार्मोनल सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब मैंने बोला था इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। नहीं है भाई। हाँ, मंसूर क्या बोल रहे हैं? बोलो जरा वापस से पूरा। हाँ, ये अल्फाज सही बोले तुमने, हार्मोन वाला। अलबत्ता ये कोलेजन वगैरह का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि आगे भी हमको इस पे बात बहुत डिटेल में करना है, बट इसको समझ लीजिए। हमारे जिस्म में क्या होते हैं? हमारे जिस्म में होते हैं ग्लैंड्स, हमारे जिस्म में होते हैं गुदूद। ये गुदूद को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक को बोला जाता है एंडोक्राइन और दूसरे को बोला जाता है एक्सोक्राइन। याद आ रहा है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम जब हमने पेनक्रियास पढ़ा था, बुलबुला, लबलबा, याद आ रहा है? तो लबलबे के टाइम पे ये डेफिनेशन मैंने बताया था, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या होता है? जो भी ग्लैंड होता है, ग्लैंड हमेशा रिलीज करता है केमिकल।
और यहाँ जो केमिकल है उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या बोलते हैं उस केमिकल को? हम हार्मोन। यह हार्मोन की मदद से हमारे जिस्म में बहुत सारे काम होते हैं। ये केमिकल की मदद से हमारे जिस्म में बहुत सारे काम होते हैं। अब इस केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। अगर इस केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम खून की नालियां अगर करती है, कौन करता है? खून की नालियां। क्यों? क्योंकि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन हुदूद है, इनके अपने पास कोई स्पेशल सप्लाई सिस्टम नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। आपने देखे होंगे कि आपके पास जब फ्लिपकार्ट का पार्सल आता है तो फ्लिपकार्ट की कंपनी से माल आता है, लेकिन लाने वाला पार्सल वाले के ऊपर लिखा हुआ था ई कार्ट, मतलब उसका अपना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है। वैसे ही हमारे पास भी, हमको अगर कोई चीज सप्लाई करना है तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है कि हमने एक भाई को दे दिया तो दूसरा तीसरे को दे दिया पहुंच जाता। नहीं, हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? पोस्ट ऑफिस। हमको कुरियर का इस्तेमाल करना होता है। तो जब हार्मोन के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उस हुदूद के पास अपना कोई नालियों का निजाम नहीं हो और वो खून की नालियों की मदद ले, तब उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। समझ में आया? और जिसके पास अपना खुद का सिस्टम रहेगा उसको बोलेगा एक्सोक्राइन। याद रहेगा ना? तब यहां समझ लीजिए कि एंडोक्राइन जो निजाम होता है उसमें क्या होता है? जो हार्मोन है, हार्मोन के जरिए क्या होता है? कीमियाई तौर पर यज्ञ जाति बहम। अब यज्ञ जाति बहम क्या हो गया? यहां पर उन्होंने वही कोऑर्डिनेशन को ट्रांसलेट कर दिया। कोऑर्डिनेशन को अभी तक हम क्या ट्रांसलेट कर रहे थे? रक्त दही। तो उसी का मतलब है रक्त दही, यानी एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर केमिकल। यहां कौन कर रहा था? अजबी निजाम। यानी अजबी निजाम मतलब न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम किससे नाम आया था? न्यूरॉन से, अजबी खलिए से। यानी यहां पर पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करने में एक खलिया मदद करता है। उस खलिए का नाम क्या है? न्यूरॉन, या उसको बोलते हैं अजबी खलिया। जबकि यहां पर उसी काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी किसकी है? हार्मोन। और हार्मोन क्या है? केमिकल। तो हमारे जिस्म में केमिकल बनता है जो कोऑर्डिनेशन में मदद कर रहा है, उसको नाम बन गया हार्मोन, और उस सिस्टम को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। याद रहेगा? एक और लफ्ज यहां याद रखना है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है डक्टलेस। क्या लफ्ज यूज किया जाता है? डक्टलेस। ठीक है? उनके पास कोई नालियों का निजाम नहीं है। उनको किसकी जरूरत पड़ती है? खून की नालियों की। इसलिए उसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है? नाउ इस बाब में हम क्या पढ़ेंगे? इस बाब में हम सबसे पहले इंसानों में अजबी निजाम, फिर अजबी रक्त दही का मैकेनिज्म, जैसे अजबी हिजान की तरसील, फिर सिनाप्सिस, और उसके बाद हिजान और इस्तरारी अमल की फिजियोलॉजी के बारे में हम मालूम करेंगे कि किस तरह से हमारे जिस्म में ये सारे काम होते हैं। हम उसको यहाँ पर इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहां पर किसी को कोई डाउट है? मरियम, डेफिनेशन को ज्यादा बड़ी हो गई हो। नाउ सबसे पहले ये कि अजबी निजाम होता क्या है, न्यूरल सिस्टम होता क्या है। ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट ये समझना है कि जितने भी जानदार हैं, तमाम जानदारों के अंदर क्या होता है? अजबी निजाम होता है। और ये जो अजबी निजाम है ये निहायत तखसीस शुदा कलियों से बना हुआ है। तखसीस शुदा मतलब स्पेशलाइज्ड। किससे बना हुआ है? स्पेशलाइज्ड सेल। इससे बना हुआ है स्पेशलाइज्ड सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल को क्या कहा जाता है? हिसाब, या उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। ठीक है? तो जो अजवी निजाम है वो किसके ऊपर डिपेंड है? न्यूरॉन। या किस पे डिपेंड है? आसाब। या उन्हीं को हमने, जो मैं बार बार लफ्ज बोल रहा था वो क्या बोल रहा था? असबी खलिए। किससे मुनासिर होता है? असबी खलिए पर होता है। ये जो असबी खलिए या ये जो न्यूरॉन है इनका काम क्या होता है? तो ये क्या करते हैं? ये मुख्तलिफ मुहरिकात यानी स्टिमुलाई,
मुख्तलिफ महरिकात या स्टिमुलाई की क्या करते हैं, शनाख्त करते हैं, पहचानते हैं, पहचान कर उनको क्या करते हैं, वसूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद उनका क्या करते हैं, इरसाल। क्या करते हैं, इरसाल। यानी एक तो उसको एक्सेप्ट करेगा और बाद में उसको ट्रांसमिट करेगा, आगे पहुंचाएगा, है ना। तो यहां पर सबसे पहले महरिकात, महरिकात का मतलब क्या है, मुहर्रिक, मुहर्रिक और महरिकात, क्या मतलब होता है मुहर्रिक या महरिकात। देखो, हरकत करने वाला और हरकत करवाने वाला, अब बताओ, हरकत करवाने वाला या हरकत करने वाला, करवाने वाला, हरकत करवाने वाले को क्या बोलेंगे, मुहर्रिक, और मुहर्रिकात उसकी क्या हो गई, जमा, है ना। लाइट, लाइट अगर आ रही है तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, हरकत, आवाज, इधर आओ, उधर जाओ, खाओ, गुलाबी जामुन लो, आप क्या करने लग गए, हरकत। तो मुहर्रिक का मतलब होता है स्टूमुलाई, स्टूमुलेट करना, स्टूमुलेट करना मतलब उकसाना, उकसाना मतलब किसी काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ाना, तो उसको क्या कहते हैं, मुहर्रिक, उससे बना हुआ है मुहर्रिकात। तो हमारे जिस्म में बहुत सारे मुहर्रिकात को हम क्या करते हैं, कबूल करते हैं। आवाज एक मुहर्रिक है, लाइट एक मुहर्रिक है, टेस्ट एक मुहर्रिक है, पिन जब हमारे हाथ पे चुभती है या हमको कोई फटका बैठ गया, है ना, तो वो सब हमारे जिस्म के लिए क्या है, मुहर्रिक। हवा, ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मुहर्रिक है, टेम्परेचर कम हो गया, मुहर्रिक है। तो ये सारे के सारे मुहर्रिकात है जिनको हमारा जिस्म कबूल करता है। इसका मतलब उसको कबूल करने की जिम्मेदारी जिस्म में किसकी है, न्यूरॉन। खून को साफ करने की जिम्मेदारी किडनी, ऑक्सीजन गैस को एक्सचेंज करने की, सप्लाई करने की लंग्स, खाने को हजम करने की मैदा, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा वो सिस्टम। तो वैसे ही हमारे जिस्म के अलग अलग जितने भी मुहर्रिकात हैं उनको कबूल करना और उनको ब्रेन तक लेकर जाना, ब्रेन ने जो बोला वापस ला के देना, ये जो जिम्मेदारी किसकी है, न्यूरॉन्स। इसीलिए यहाँ पर उनके दो काम बोला हुआ है, एक बोला है वसूल करना और दूसरा क्या है, अरसाल करना। इंग्लिश में क्या लफ्ज दिया है इसका, मरियम, क्या नाम है इसका रिसीव और ट्रांसमिट करना। रिसीव करना मतलब वसूल करना, और तीसरा है ट्रांसमिट। हम कैसे पैसे वसूल करते, तो वैसा ये ट्रांसमिट करना है ना, अरसाल करना, भेजना, ठीक है। तो ये काम किसके हैं, न्यूरॉन के। ना अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हमारे पास जितने जानवर है, अगर सबके अंदर ये निजाम है तो जानवर भी दो तरह के हैं। कुछ जानवर वो है जिनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ जानदार है जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जब हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होगी और किसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। इसी तरह से हम उनको डिवाइड करते हैं कॉर्डेट्स, और दूसरा ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। फिर उर्दू में अगर हमको इनको बोलना है तो हम इनको बोलते हैं निचले दर्जे के, निचले दर्जे के। यहां पर क्या बोला है, गैर फिक्री जानवरों की अगर हम बात करते हैं, निचले दर्जे का मतलब क्या है, नीचे गिरे हुए नहीं, मतलब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी। हमारा जो जिस्म है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके कंपैरिजन में पानी के अंदर रहने वाला एक कीड़ा या सिद्धोड़, वो क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे जिस्म के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी, उस पेचीदगी की वजह से उसको क्या बोला जा रहा है, निचले दर्जे का। तो निचले दर्जे के जो गैर फिक्री जानवर है उनमें अगर अज़मी निज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत सादा होता है। सादा होता है मतलब बहुत सिंपल होता है। सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब ये है कि वहां पर न्यूरॉन रहेंगे, खलिए रहेंगे और उनके गुच्छे बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा में ये महज एसाब के क्या बने हुए हैं, जाल पर मुश्तमिल है। यानी हमारे जिस्म की अगर बात करते हैं हम तो हमारे जिस्म में अज़बी जो खलिए हैं उन्होंने क्या बनाया, ब्रेन, दिमाग जो सबसे पेचीदा है,
हमारे पास फिर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, वो और पेचीदा है। फिर हमारे जिस्म में अलग अलग जगह पर क्या गए हुए, पूरे न्यूरॉन्स। लेकिन इनके जिस्म के अंदर कोई पेचीदा सिस्टम नहीं है, सारा का सारा सिस्टम जो है वो सिंपल है, सादा है। कुछ न्यूरॉन्स है जो इनके उजू के अंदर अलग अलग जगह गए। जैसे ये एग्जाम्पल है हाइड्रा की। हम आगे चल के हाइड्रा के मामले में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि जो फाइलम है, फाइलम हमारे पास 11 फाइलम है। उन 11 फाइलम में एक फाइलम है पॉरीफेरा, दूसरा फाइलम है सिलेंटेरेटा। वो सिलेंटेरेटा का मेंबर कौन है, हाइड्रा। इसके जिस्म के अंदर यहाँ पर एक ही माउथ है, यानी एक ही ओपनिंग है। वो उसका माउथ भी है, उसका एनस भी है, वहीं से वो खाता है और एक्सक्रीट भी वहीं से करेगा। लेकिन इसके जिस्म के अंदर जो हाथ है, यानी ये जो हाथ है हमारे, इस हाथ की तरह दिखने वाले अज़ू है जिसको क्या बोला जाता है, टेंटेकल्स। और अगर आपको याद होगा तो लोकोमोशन के टाइम पर हमने टेंटेकल्स पढ़े थे। हाइड्रा के एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी टेंटेकल का इस्तेमाल करता है, और अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करता है, टेंटेकल्स। तो अब ये जो टेंटेकल्स इसके जिस्म के अंदर है, तो इसके जिस्म के अंदर इन टेंटेकल्स को कौन बोलेगा कि कब कौन सा काम करना है, कब शिकार को पकड़ना है और कब लोकोमोशन करना है। तो उसके जिस्म में इस काम के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन है, नर्व सेल है। और ये नर्व सेल सिंपल क्या बनाता है, नर्व नेट, यानी क्या बनाता है, ऐसा आपका जाल। तो इस तरह से ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सिर्फ न्यूरॉन इस तरह से जाल बना के फैले हुए, कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, बहुत सिंपल सिस्टम है। इसी तरह से हशरातुल अर्ज यानी इंसेक्ट्स, कीड़ों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें थोड़ा सा मुनज्जिम होता है, थोड़ा सा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी हुई है। क्यों, क्योंकि इनमें दिमाग होता है, और दिमाग के अलावा इनके अंदर क्या होते हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, गैंग्लिया का मतलब ये होता है कि जो न्यूरॉन होते हैं, वो न्यूरॉन के इनके पास क्या होते हैं, न्यूरॉन के यहाँ पर होते हैं बंच। न्यूरॉन के क्या होते हैं, बंच, यानी 10 12 15 न्यूरॉन एक जगह आके क्या बना देंगे, गुच्छा। उसको क्या बोला जाता है, गैंग्लिया। और उसी के साथ इनके पास क्या होती है, अज़बी बाफ्त भी मौजूद होती है, यानी इनके पास न्यूरल टिश्यू होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रहेंगे। अगर एक होता है तो हम बोलते हैं न्यूरॉन, जब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है तो हम बोलते हैं इसको टिश्यू बाफ्त। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ बाफ्त होगा तो हम बोलेंगे ऑर्गन, और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन होगा तो हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, निजाम। ठीक है, तो यहां पर इनके जिस्म में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, थोड़ी सी पेचीदगी बढ़ी है। क्या, कि इनके पास दिमाग भी आ गया, साथ ही साथ कुछ क्या आ गए, गैंग्लिया भी आ गए, साथ ही साथ क्या आ गए, बाफ्त, कुछ टिश्यूज भी आ गए। फिर अगर हम फिक्री जानवरों की अगर हम बात करते हैं तो फिक्री जानवरों में क्या होते हैं, अज़बी निजाम होते हैं, जो कि ज्यादातर क्या है, तरक्की याफ्ता होते हैं। तो जितने भी ह्यूमन है, ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, तरक्की याफ्ता ना। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसा ये है अर्थवर्म, सिद्धोड, ये है स्क्विड, ये है मोलस्क का पानी में रहने वाला, ये है प्लेटवर्म दैट इज प्लैटीहेल्मिस, और ये है इंसान। कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखेंगे तो धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इनके पास सिंपल है, उससे सिंपल है, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो तरक्की याफ्ता है, यानी इनके पास क्या हो गया, इनके पास ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी, और उसने क्या बना के रखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पूरे जिस्म को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो अज़बी निज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो निचले दर्जे के जितने भी गैर फिक्री जानदार है उनमें अज़बी निज़ाम क्या होता है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा इंसेक्ट्स की बात करेंगे उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप दर्जों में ऊपर जाएंगे तो इंसान के अंदर, यानी कॉर्डेट्स इंसान है, तो इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंसान से कम जिसकी बात करते हैं यानी मैमल्स, इंसान कहां पर आते हैं, मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारा न्यूरल सिस्टम या अज़बी निज़ाम होता है। आपने क्या करना है, घर पे एक काम करना है, एक होमवर्क क्या करना है कि अगर आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ऐसे ही इंट्रोडक्शन हुआ, और हमने पढ़ा कि किसके अंदर किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हमने एक जगह पढ़ा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर पढ़ा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हमने अलग अलग ऑर्गन पढ़े। हमने पढ़ा कि कुछ जानदारों के अंदर जिस्म के स्किन के जरिए होता है, कुछ के अंदर होता है नेफ्रेडिया, कुछ के अंदर होती है मालफिजियन ट्यूब्यूल, कुछ के अंदर होता है किडनी।
वैसे ही हमने जब हार्ट की बात की तो हमने कहा कि किसी के पास 3 चैम्बर, 2 चैम्बर, फिशेस है ना, याद आ रहा है। तो इसी तरह से लोकोमोशन की बात की तो भी वहां पर तो आपने एक चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है। अगर आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना तो हर जगह पर आपको नाम सेम दिखेंगे, कुछ नाम अलग अलग दिखेंगे। जैसे हाइड्रा हर जगह दिखेगा, ह्यूमन हर जगह दिखेगा, कुछ नाम हो गए जो चेंज हो गए। तो आपने क्या करना है, एक एक का अलग अलग टेबल बनाना है कि उसने कितने टाइप बोले। अगर आपने ये होमवर्क कर दी, इसका मतलब ये है कि आपने आपके 2 क्वेश्चन के आंसर फिक्स कर लिए। हालांकि 5 ही चैप्टर है, 5 चैप्टर में से अलग अलग आपको सिर्फ नेम लिखाना है कि कौन से जानवर में किस तरह के टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कौन से वाले जानवर में कौन से वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और आपने उनको अरेंज करना है कि कॉमन नाम क्या है। जैसे हाइड्रा कॉमन आ गया तो हाइड्रा में अज़मी निजाम सादा है, हाइड्रा में टेंटेकल्स है, इस तरह। तो 3, 4, 5 चैप्टर के एक ही टॉपिक आप क्या कर रहे हैं, चार्ट के जरिए कवर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा होमवर्क अगर आपने करे ना तो इंशाल्लाह आपका प्रिपरेशन और अच्छा होगा ना। अब हम बात कर रहे हैं इंसानी अज़मी निजाम, इंसानों के अंदर न्यूरल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना। इंसानी अज़मी निजाम की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंसानी अज़मी निजाम को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इंसानी जो अज़मी निजाम है, इससे पहले भी हमारी इस पर बात हुई है, 2 बड़े हिस्सों में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, मरकजी अज़मी निजाम। याद आ रहा है क्या, मरकजी अज़मी निजाम, जिसको हम क्या कहते हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है, मुहीती अज़मी निजाम। क्या बोला गया उसको, मुहीती अज़मी निजाम। मुहीत मतलब हम बोलते हैं ना कि ये बहुत सारी चीजों पर मुहित है, डिपेंड बोलेंगे। और हाँ, पेरिफेरल तो मैं इंग्लिश में बोल ही रहा हूं, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी बोला जाता है आजू बाजू। तो मुहित होना मतलब हम बोलते हैं ना कि ये सारी की सारी चीजें इस चीज के ऊपर मुहित है। मतलब बिरयानी, बिरयानी किस पर मुहित है, गोश्त, चावल, मसाले, इस पर मुहित है, यानी उस सब से मिलके बनी हुई है। तो हमारे पास मुहित का मतलब क्या होता है, जो चीजें आजू बाजू होती है, किसी चीज के अराउंड होती है, और उन सारी चीजों से मिलकर वो कोई चीज बनी हुई है। हमारी क्लास के अंदर ये जो क्लास है, ये क्लास जो भाई ये जो जगह है, ये जगह के आजू बाजू दीवारें हैं, तो ये हमारा मुहित है, ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारी आखिरी लाइन है। तो हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, एक तो है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके आजू बाजू जितना भी सिस्टम में है, हाथों तक जा रहा है, पैरों तक जा रहा है, यहाँ कहीं दिल है वहां जा रहा है, किडनी है वहां जा रहा है। तो आजू बाजू किससे हटकर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आजू बाजू, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के आजू बाजू जो भी सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, गैंग्लियन। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आती है, नर्व यानी न्यूरॉन। तो हमारे जिस्म के अंदर 2 बड़े सिस्टम में न्यूरल सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है। अज़मी निजाम को भी 2 निजामों में डिवाइड किया हुआ है, एक है CNS और एक है PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब मरकजी अज़मी निजाम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब मुहिती अज़मी निजाम। याद रहेगा ना। अब सीएनएस में कौन है, दिमाग है। अभी स्पाइनल कॉर्ड को हमने इससे पहले भी पढ़ा था, क्या बोला जाता है, हराम बख्श। और ये मान लो, अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का असल में काम है क्या, ये बहुत अहम है, इसको समझ लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो अहम काम ये है कि वो क्या करता है, जो भी नॉलेज है, जो भी मालूमात है, उस मालूमात की वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग। क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तफ्तीश। उर्दू में हम क्या बोलेंगे, तफ्तीश करना। प्रोसेसिंग का मतलब होता है तफ्तीश करना, यानी आप चल रहे हैं, ट्रक की आवाज आई तो हॉर्न बजा। अब आपको कैसे मालूम पड़ा कि ट्रक की आवाज है, हॉर्न
को जब आपने सुना तो आपको मालूम है कि जो हॉर्न होता है ट्रक का वो बड़ा आवाज करता है, उसके कंपैरिजन में कार, उसके कंपैरिजन में बाइक, उसके कंपैरिजन में साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। तो एक आदमी जब ये चार आवाजों को सुनेगा तो वो चार आवाजें एक साथ उसके ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, तफ्तीश करके बोलेगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। तो और दिमाग के पास ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन से दिमाग उस इंफॉर्मेशन को मैच करेगा और बोलेगा कि नहीं, ये बाइक की नहीं है, ये साइकिल की नहीं है, ये कार की नहीं है, ये ट्रक का आवाज है। तो उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। दूसरा, कंट्रोल का मकाम क्या है? ये कंट्रोल, कंट्रोल मतलब ज़ाब्तगी मेंटेन करना, बाकायदगी मेंटेन करना। आपने आवाज सुना, उसने बता दिया कि ट्रक है, ट्रक की जैसी आवाज है तो आपको समझ में आया कि खतरा बड़ा है। खतरा बड़ा है इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, रास्ते की एक साइड से चढ़ रहे थे, ट्रक इधर से आ रही थी, ठीक है, ट्रक ने हॉर्न मार दिया। ट्रक ने हॉर्न इसलिए बजाया था कि आप उसके बीच में आ रहे थे तो उसने बोला कि बाजू हटो। तो आपने जैसे उसने ट्रक ने हॉर्न मारा तो आपने क्या करे, उसे के सामने जंप कर दिए। तो अब जंप आप किधर करने वाले हैं, ट्रक से दूर करने वाले हैं या ट्रक के करीब करने वाले हैं? तो उस वक्त ये बताना है कि ट्रक से दूर जाना है, उसको कहते हैं कंट्रोल। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने किसी आवाज को सुना और गलती से आप उसी जगह टर्न ले रहे होते हैं, उतनी देर में आपके ब्रेन आपको ये सिग्नल देता और आप वहां से थोड़ी सी हरकत से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, है ना। आप हाँ, छोटे बच्चे वैसे ही करते, भागते भागते ऐसा जाएगा फिर वापस आ जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये यानी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो काम करता है, एक क्या करता है, प्रोसेसिंग, और दूसरा क्या करता है, कंट्रोल करता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या है, किस तरह की, ये नहीं बताएगा, बल्कि वो ये भी बताएगा कि तुम उससे डील कैसा करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसा करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें बताएगा ना। इसी तरह से जिस्म के वो तमाम आसाब या वो नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुतालिक पीएनएस में शामिल है, यानी वो सारी न्यूरॉन जो ब्रेन से निकलेंगी, वो सारी न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, वो सारी की सारी न्यूरॉन आगे चल के बंच बनाएंगी जिसको क्या कहते हैं, गैंग्लिया। और वो सारी की सारी नर्व वो मिलकर क्या बनाती है, पीएनएस। क्या बनाती है वो, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी सीएनएस को छोड़कर हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी नर्व है, जितने भी गैंग्लियन है, वो सब किसका पार्ट है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस। याद रहेगा ना। आवाज आ रही है कि बच्चों, फाहमी बात समझ रही कि बेटा? अक्सा, सफिया, निखात, फातिमा, मरियम, और ये बच्चियां कहाँ है, आयशा और ये लोग, ठीक ना। अब उससे आगे कि जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो हमने कहा कि पीएनएस के अंदर कौन होता है, पीएनएस के अंदर कौन होती है, एसाब होते हैं। पीएनएस के अंदर कौन होती है, नर्व्स होती है। अब ये जो नर्व्स है इनको भी दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि वो सारी नर्व, वो सारी न्यूरॉन, वो सारे असबी खलिए जो ब्रेन से यानी दिमाग से, जो स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज से निकल रहे हैं, उन सब की बात हो रही है। अब इनको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोला जाता है एफरंट, एफरंट, एफरंट फाइबर या एफरंट न्यूरॉन या एफरंट नर्व, ठीक है। और दूसरा सुफियान में है, तो दिमाग नहीं लगाने का। दूसरा कौन है, इफरंट फाइबर या इफरंट न्यूरॉन या इफरंट नर्व। तो दो तरह के, एक है एफरंट और एक है इफरंट। इससे पहले भी हमने पढ़ा, एफरंट का मतलब कौन था, जो लेकर जाता था, और जो वापस लेकर आता था उसको क्या बोलते थे, इफरंट। सेम यहां पर भी, जो हमारे अलग अलग आज़ा से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रहा है, वो है एफरंट। और ब्रेन के पास से स्पाइनल कॉर्ड से दूसरी जगह लेकर जाने वाला इफरंट।
क्योंकि हमारा सेंट्रल पॉइंट कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। भाई क्लास है, अक्षर एकेडमी का सेंट्रल पॉइंट कौन हो गया? मैं। कोई भी चीज अगर लाना है तो कौन लेगा? मेरे पास। कोई भी चीज अगर देना है तो कहां से जाएगी? मेरे पास से। तो लाने वाले एफरंट, मेरे पास से ले जाने वाले एफरंट। तो वैसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लाने वाले एफरंट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जाने वाले एफरंट। जैसा आपने बोला हॉर्न बजा, हॉर्न बजते के साथ क्या हो गया? जब बार बार हॉर्न हो जा रहा। गुलाबी जामुन आया, गुलाबी जामुन की अच्छी सी खुशबू आई, तो खुशबू आपके ब्रेन तक गई, है ना? तो ब्रेन तक कैसी गई? हवा के जरिए गई क्या? नहीं, नोज में आई, नोज से न्यूरॉन निकला, वो न्यूरॉन ने कहा दिया? ब्रेन। अब ब्रेन ने प्रोसेस क्या किया? खा लो। खा लो मतलब अब ब्रेन के पास से सिग्नल आएगा, एक तो हो जाएगा माउथ को, दूसरा हो जाएगा हाथ को। तो हाथ गुलाबी जामुन लेंगे, 4-5 छोटी सी कटोरी में डालेंगे और फिर एक एक करके माउथ में। तो इस तरह से क्या हुआ? एक वो है जिसने ब्रेन तक सिग्नल लेकर गया, वो है एफरंट। और ब्रेन ने जब सिग्नल लाया हाथ को और जबान को, तो वो कौन है? एफरंट। फाइबर्स, हाँ फाइबर्स बेसिकली उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि हमने कहा ना कि जो पीएनएस है, इसको आप पीएनएस किससे बने हुए? नर्व से बने या न्यूरॉन से बने या अज़वी खलिए। तो उन्होंने इसको नर्व के साथ साथ क्या बोल दिया? नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि ये जो वायर होता है हमारा, ये वायर की जब आप कवरिंग निकालते हैं तो इसके अंदर प्लैटिनम की छोटी छोटी और तारें निकलती है। वो तारें, कई सारी तारें एक साथ जुड़ी होती है। तो वैसे ही हमारे जिस्म में भी क्या होता है? जो न्यूरॉन होते हैं वो न्यूरॉन हमेशा अकेले नहीं होते, कई सारे न्यूरॉन मिलकर एक जगह जमा होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है फाइबर। वैसे ही अगर थोड़ा सा याद आ रहा होगा, हमने पीछे भी पढ़े फाइबर। कौन से फाइबर पढ़े हमने? मस्कुलर फाइबर, है ना? मसल सेल, मसल सेल से क्या बनते हैं? मस्कुलर फाइबर, मस्कुलर फाइबर से क्या बनते हैं? मसल्स। याद आ रहा है ना? ऐसे ही पढ़े ना हम लोगों ने। तो वैसे ही यहाँ पर एक न्यूरॉन, और जब कई सारे न्यूरॉन एक साथ जुड़ेंगे तब वो क्या बनाएंगे? न्यूरॉन फाइबर। तो वो सारे न्यूरॉन जो मैसेज ब्रेन तक लाएंगे एफरंट फाइबर, जो ब्रेन से दूर लेकर जाएंगे एफरंट फाइबर। नो, अब एक और चीज यहां पर उनकी डेफिनेशन भी दी हुई कि एफरंट रेशे ये क्या करते हैं? हीजान को यानी इंपल्स को बाफ्ट या अजू से कहां लेकर जाएंगे? सीएनएस तक, है ना? जो क्या कर रहे हैं? बाफ्ट या अजू तक। बाफ्ट या अजू का मतलब क्या है? हार्ट, अजू है। बाफ्ट यानी हमारे टिश्यू है। हॉर्न बजा तो कान क्या है? अजू है। गुलाब तो अच्छी खुशबू आ रही है, नोज क्या है? अजू है। तो अजू से सिग्नल लेकर जाने का काम, कहां तक लेकर जाने का काम मुफ्ती साहब? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसको हम उस वाले फाइबर को या उस नर्व को हम क्या करेंगे? हम यहाँ एक लफ्ज दिया देखो उन्होंने, हीजान, इंपल्स। क्या मतलब होता है हीजान, इंपल्स? हीजान मतलब हम बोलते हीजान अंगेज, हीजान आमेज। मेरे को अंदाजा था कि हीजान जैसी बोलोगे तो सब लोग पहले अहमद को देखेंगे। जी, कौन बताएगा हीजान का मीनिंग क्या होता है उर्दू में? सब बदमाश बच्चे हो गए, उर्दू छोड़ दिए तुम लोगों ने, उर्दू को पूरा नुकसान करके रखा है। हीजान का मतलब क्या होता है? हीजान और इंपल्स का मतलब होता है कि हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? हमारे जिस्म के अंदर बार बार स्टिमुलेशन होता है, किसी काम को अंजाम देना होता है, तो उसके लिए हरकत होती है। तो उसके अंदर जब काम होता है तो उसको बोला जाता है हिजान, यानी उस काम को कंटिन्यूअस करना, पकड़ लेना उसको, उस काम को पूरी तरह से अंजाम देना, उसको बोला जाता है हिजान। तो सिग्नल स्टार्ट हुआ दिल से। अब वो जो सिग्नल जनरेट हुआ था, वो जो इंपल्स जनरेट हुआ था, वो जो हिजान जनरेट हुआ था, वो दिल से निकलेगा और कहां तक जाएगा? ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो काम कंप्लीट हो रहा है,
तकमील को पहुंच रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है हिजान, उसको लेना है इम्पल्स। तो आमतौर पे इम्पल्स को उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए हिजान नहीं बोलना चाहिए, है ना। इससे पहले हमने बोला स्टिमुला यानी मुहर्रिक, ठीक है। इसी तरह से इफरंट रेशे, इफरंट रेशे क्या करते हैं, इफरंट रेशे ये रेगुलेटरी, रेगुलेटरी यानी कंट्रोल हिजाना आते हैं। कौन से वाले इंपल्स है, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, जो किसी भी काम को कंट्रोल करेंगे, किसी भी काम को बाकायदगी उसकी मेंटेन करेंगे। जो सीएनएस से क्या होते हैं, मुताल्लिका मुहिती बाफ या उज़ू तक क्या होते हैं, अरसाल किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इफरंट। देखो एक लफ्ज यहां पर समझो कि जब इफरंट रेशो की बात हो रही है, जब इफरंट न्यूरॉन की बात हो रही है, तो वहां एक लफ्ज यूज किया जा रहा है कि वो कैसे होते हैं, रेगुलेटरी। पहले भी हमने बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो काम करता है दो तरह से काम करता है, एक प्रोसेसिंग करता है और एक कंट्रोल। यानी अगर सीएनएस को कोई भी काम को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, तो वो किसकी मदद से करेगा, इफरंट की मदद से। यानी इफरंट को जब वो सिग्नल देगा तो एक ऐसा सिग्नल देगा जिसकी वजह से जो भी इफेक्टर ऑर्गन है या वो ऑर्गन जो काम करने वाला है वो काम बड़ी बाकायदगी के साथ करेगा, ज़ाब्तगी के साथ करेगा। आपको मालूम है, आप जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो आप बातें भी कर रहे होते हैं, तो आपका पाँव इतने दूर नहीं जाता, उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करता है जितना पहले वाली सीढ़ी से उतरते वक्त किया था। अगर पहले वाली सीढ़ी थोड़ी बड़ी है तो आपके दिमाग में फिट हो जाती है इंफॉर्मेशन की नीचे वाली सीढ़ी भी उससे बड़ी। इसलिए कभी कभार क्या होता है, जब आप उतरते हैं और अचानक में बीच में एक आधी छोटी आ जाती है तो जंप कर जाते, गिर जाते हैं, और एक आधी बड़ी आ गई तो एकदम से ऐसा लगता है कि अरे मैं चढ़ रहा था और अचानक में ऊपर चला गया बड़ा। हाँ चलो अच्छा खाली, तो ये भी है कि सीढ़ियां खत्म हो गई, हमारे दोनों पर एकदम से जाम हो जाते हैं क्योंकि नीचे उतरने का मौका नहीं रहता। तो वो हमारा ब्रेन एक्चुअली क्या कर रहा होता है, उस काम को, उस फंक्शन को बड़े कंट्रोल मैनर में कर रहा होता है, रेगुलेटरी मैनर में कर रहा होता है, ज़ाब्तगी के साथ कर रहा होता है। तो ब्रेन को किसी भी काम को रेगुलेटरी मैनर में ज़ाब्तगी के साथ अगर करना है तो वो किसकी मदद लेगा, इफरंट आर्टरी, इफरंट नर्व का। किसका लेगा, इफरंट नर्व फाइबर। किसका मदद लेगा, इफरंट नर्व फाइबर। अभी आ गया था इफरंट न्यूरॉन, है ना, इफरंट क्या आ गया था दिमाग में, आर्टरियोल, ब्लड वेसल फिर से आ गई थी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, ये इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर इसका डायग्राम ऐड किया था कि ये है हमारी इसकी, यहां से इंफॉर्मेशन लेकर जाना है, और ये है मसल्स जिससे काम अंजाम देना है। तो ये रेगुलेटरी काम है और ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है। तो ये इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है हमारे सेंसरी सिस्टम से, कहां लेकर जा रहा है, ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कहा जाएगा ब्रेन। तो ये काम कौन कर रहा है, एफरंट न्यूरॉन। और वापस लाना है कि अब क्या काम करना है, तो मसल्स को बोलेंगे। मसल्स क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, उस काम को अंजाम देते हैं। यानी आपका हाथ है ना, आपका हाथ अगर हाथ पे चला गया तो आपका हाथ आपने क्या कर दिए, खींच लिए। तो ये खींचने में मदद किसने किया, मसल्स। मसल्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो आपका हाथ कभी पीछे आता क्या, मायोसिन और एक्टिन, याद आ रहा है ना, कैल्शियम रिलीज हुआ, ट्रोपोनिन निकला, ट्रोपोमायोसिन निकला, एक्टिन के ऊपर कौन जाके चिपक गया, मायोसिन, और मायोसिन ने तो क्या करा, खींचा, और खींचने की वजह से मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सार्कोमियर। तो ये इस तरह का काम होगा, इसलिए यहां पर इसको क्या बोला जाता है, इफरंट। तो एक है एफरंट और एक है इफरंट, याद रहेगा। तो एफरंट में क्या होता है, किसी भी यानी ऑर्गन से सिग्नल कहा जाएगा सीएनएस, और इफरंट की वजह से सीएनएस से मसल्स यानी रेगुलेटरी ऑर्गन तक। नाउ अब उससे आगे जो पीएनएस है, पीएनएस के अंदर भी दो डिवीजन है, उसको दो डिवीजन है मुनक़सिम किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है। एक कौन सा है, एक होता है, इसको कहा जाता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक मतलब बदनी असबी निजाम, और दूसरा होता है, इसको कहा जाता है खुद मुख्तियारी असबी निजाम। नाउ इधर देखो, पीएनएस है, पीएनएस को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोला जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसी ऑटोनॉमिक का दो टाइप हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। याद आ रहा है, कहां पढ़े थे हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मरियम, साजिदा, फातिमा, कहां पढ़े थे बेटा हम लोगों ने,
सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये बताया भी था मैंने उस वक्त ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। उसका याद आ रहा है किसी को? कहां पढ़े थे हमने ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक? ह्यूमन फिजियोलॉजी के कौन से चैप्टर में पढ़े थे हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक? किसके एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, किसके एक्टिविटी को घटाना पड़ता था? क्या बोले अभी तुमने? दिल, हार्ट। हार्ट के अंदर पढ़े थे ना हमने कि हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल जब करना होता है तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, हमने कहा था कि न्यूरॉन एज वेल एज इंडोक्राइन सिस्टम, वही तो हम लोगों ने पढ़ा था ये। याद आ रहा है क्या? तो हमने कहा था कि ब्रेन का जब सिस्टम काम करता है तो ब्रेन के सिस्टम में वहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस, हमने कहा था कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जो विसरल ऑर्गन है, जो हमारे वो ऑर्गन है जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, उनकी एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है, बढ़ाना भी है, घटाना भी है। तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पूरा सेपरेट सिस्टम दे दिया वाला है उनको, और वो काम कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं? खुद इख्तियारी असबी निज़ाम। क्या कहते हैं उसको हम? खुद इख्तियारी असबी निज़ाम। अगर आपको याद होगा तो उस समय मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया था कि जब स्टेज पर हम जाते हैं, स्टेज पर जब खड़े होते हैं तो अचानक में हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जब हमको ये समझ में आता है कि सामने कोई चप्पल नहीं मार रहा है। याद आ रहा है? ऐसे ही कुछ बोला था मैंने। तो फिर हमारा दिल धीरे 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 रिलैक्स होता है, फिर हम वहां से अच्छी तकरीर करना शुरू करते हैं। तो जब आपके दिल में धड़कन ज्यादा बढ़ी थी स्टेज पे चढ़ते के साथ, उस वक्त कौन काम कर रहा था? सिंपैथेटिक, आपकी धड़कन को बढ़ा देता है। फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि कोई कुछ नहीं करने वाला, तो आपकी दिल की धड़कन वापस से नॉर्मलाइज होती है। वो काम कौन कर रहा है? तो ये दोनों काम आपके हाथ में है क्या? नहीं, ये काम खुद ब खुद होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें दो टाइप है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। याद आ रहा है? ठीक है ना। अब बदनी अज़बी निज़ाम हिजानात की अगर हम बात करते हैं तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पिंजरी उज़लात, पिंजरी उज़लात मतलब स्केलेटल, बहुत अच्छे। पिंजरी निज़ाम की बात हमने की थी तो किसको बोला था हमने? स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम हमारा कैसा है? खुद इख्तियारी है या खुद मुख्तार है क्या? नहीं, ये तो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है ना। आपके स्केलेटल सिस्टम में आपके हाथ पांव, मतलब आप सो रहे हैं तो पांव आपके क्या होते हैं? रिलैक्स। क्या दिल की तरह हरकत करते हैं? दिल की तरह हरकत करे तो है ना, क्या होता था? किक मारता रहता था कोई भी दिन में। आमतौर पे बच्चे मारते हैं ना किक। तो इसका मतलब ये है, सिर्फ ये बताना है कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हमारे पिंजरी उज़लात, यानी किससे जुड़ा हुआ है? स्केलेटल सिस्टम। इसलिए अगर आपको याद होगा तो ये बेसिकली किसको कंट्रोल करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं हमारे जिस्म के वॉलेंट्री ऑर्गन्स को। किसको कंट्रोल करते हैं? ये वॉलेंट्री। और ये किसको कंट्रोल करेगा? इनवॉलेंट्री। किसको करेगा? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब खुद मुख्तार, ठीक है। जबकि खुद इख्तियारी अज़मी निज़ाम हिजानात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जिस्म से गैर इख्तियारी आज़ा और हमवार उज़लात तक अरसाल करता है। इसका मतलब ये सिर्फ स्केलेटल सिस्टम को कर रहा है, ये हमारे कौन से वाले उज़लात को कंट्रोल करेगा? गैर इख्तियारी यानी खुद इख्तियारी। दूसरा, ये किसको कंट्रोल करेगा? हमारे हमवार। हमवार मतलब किसके लिए हमवार लफ्ज यूज करे थे हमने? हमवार का लफ्ज भी बताया था, ये भी अल्फाज बताया था मैंने। कहाँ पढ़े थे ये? याद आ रहा है किसी को? हमवार उज़लात, स्मूथ मसल्स। याद आ रहा है? हमवार उज़लात, स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स। उन्होंने वहां पर स्मूथ मसल्स को हमवार ही लिखा था ना? याद आ रहा है? स्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रिप्ड,
याद आ रहा है? नॉन स्टिफ के लिए उन्होंने लफ्ज लिखा था हमवार, उस वक्त मैंने ये बात बोला था। ठीक है, तो उसका हमवार। तो याद रखना है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल सिस्टम को, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम कैसा है? वॉलेंट्री, खुद इख्तियारी। हाँ, इरादी भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, इसको आप खुद इख्तियारी, या आप इसको कह सकते हैं गैर इरादी। बहुत अच्छा अल्फाज है, इससे और आसानी से समझ में आएगा। गैर इरादी यानी कोई इरादे में नहीं है, आप कंट्रोल करना है, वो खुद ही अपना काम करेगा। खुद इख्तियारी अज़्मी निज़ाम की मजीद दर्जा बंदी सिंपैथेटिक अज़्मी निज़ाम और किसमें की गई है? पैरासिम्पैथेटिक निज़ाम में की गई है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। ठीक है, नाउ अस्बिये, जिसको हम अस्बी खलिये कह रहे थे, या अस्बी निज़ाम की साख्ती और अमली इकाई। नाउ न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अस्बिये या अस्बी खलिये अस्बी निज़ाम की साख्ती और क्या होती है? अमली इकाई। जैसे हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म का साख्ती और अफाली इकाई कौन है? हमारे जिस्म की साख्ती और अफाली इकाई कौन है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेल, खलिया। अभी इंग्लिश में बोले तो समझ में आता है, उर्दू में बोले तो इतने देर से क्या कर रहे थे फिर? हाँ, सुफियान सो के उड़ गया था, सोच रहे थे क्या बोले? सो के उड़ गया ना। ठीक है, तो वैसे जैसा हमारे जिस्म की बेसिक इकाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल। वैसे ही हमारा जो अज़बी निज़ाम है, न्यूरल सिस्टम है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? अस्बी है, या अस्बी खलिये या न्यूरॉन। ठीक है, नाउ अगर यहां पर अगर हम इसको खुर्दबीन में अगर देखते हैं, खुर्दबीन मतलब दूरबीन, है ना सुमिया? हाँ, सोच रहे हैं उसका। ठीक, नाउ अस्बी जो होता है, ये अस्बी जो खलिये होते हैं, ये खुर्दबीनी साख्त है। खुर्दबीनी मतलब माइक्रोस्कोपिक, खुर्दबीनी मतलब माइक्रोस्कोपिक साख्त है। इसके अंदर क्या होते हैं? तीन हिस्से होते हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये क्या होती है? तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन कौन से तीन हिस्से हैं? एक होता है, उसको कहा जाता है खलवी जिस्म। क्या कहा जाता है इसको? खलवी जिस्म। दूसरा होता है, इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, डेंड्राइट्स। और तीसरा होता है, इसको कहा जाता है एक्सॉन। क्या कहा जाता है इसको? एक्सॉन। तो कोई भी न्यूरॉन, या मैं इसको एक रफ डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि अब न्यूरॉन की अगर आप बात करते हैं तो न्यूरॉन के अंदर तीन बड़े पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। एक होता है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। दूसरा होता है ये वाला, इसको कहा जाता है बॉडी, या इसको दूसरे अल्फाज में बोला जाता है साइटोन, या तीसरे अल्फाज में इसको बोला जाता है सोमा सेल। ठीक है, फिर ये जो है इसको बोला जाता है एक्सॉन। क्या बोला जाता है? एक्सॉन। और ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। जी, डीएनए में ई ई ई वाला, ये एक्सॉन और वो एक्सॉन में फर्क ये है, इंट्रॉन एंड एक्सॉन, ये वाला ई वाला। ठीक है, फर्क है ना। तो यहाँ जो भी न्यूरॉन है, जो भी अजबिया है या अजबी खलिया है, उसके अंदर तीन बड़े पार्ट्स हैं। एक है जिसको हम कह रहे हैं बॉडी, एक है जिसको हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स, और एक है ये पूरा लॉन्ग स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सॉन। नाउ खलवी जिस्म में क्या होता है? खलवी जिस्म में, या ये जो खलवी जिस्म है, इसमें तमसीली खलिये की तरह साइटोप्लाज्म और कलवी अज़ुजे यानी सेल ऑर्गेनल होते हैं। अब तमसीली खलिये का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या वर्ड दिया उसको? तमसीली खलिया। इधर इधर मौलाना,
नीचे वाला पैराग्राफ। क्या दिया है? बॉडी कंटेंट, बॉडी कंटेंट्स, हाँ आगे, साइटोप्लाज्म, हाँ उससे पहले क्या दिया है? द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म, आगे क्या है? which people cell और एंड, creating granular हाँ, bodies, कॉल्ड नेसस बॉडी, body granules, नेसस ग्रैन्यूल। आगे कुछ दिया है क्या? अच्छा ठीक है। शोस, क्या दिया है? शोस, नहीं वहां पर नहीं दिया। चलो ना, यहां पर इन्होंने क्या दिया है कि जो खलवी जिस्म है, खलवी जिस्म मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको तमसीली खलिये की तरह, तमसीली खलिया मतलब जब हमने सेल पढ़ा था तो सेल के अंदर हमने कहा कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के आजू बाजू कौन रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके आजू बाजू कौन रहेगा? गोल्गी बॉडी, ज्यादा रहे। फिर इसके अंदर एक कौन रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने कहा कि यहाँ साइटोप्लाज्म होगा, उसके बाहर कौन होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिस तरह से ये खलिया है, मिसाली खलिया है, इस मिसाली खलिए की तरह भी ये जो सेल बॉडी है न्यूरॉन की, उसमें भी हमको क्या देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म। और दूसरे क्या देखने को मिलते हैं? खलवी अज़ुचे यानी सेल ऑर्गेनल। समझ में आ रहा है? फिर और इसके अंदर कुछ दानेदार अजसाम होते हैं जिनको कहा जाता है निजल्स दाने, या क्या कहा जाता है? निजल्स ग्रैन्यूल। तो आपको ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं रेड रेड कलर के, ये कौन है? निजल्स दाने या निजल्स ग्रैन्यूल है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये निजल्स ग्रैन्यूल है क्या। ये निजल्स ग्रैन्यूल बेसिकली राइबोसोम प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, अब राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल गया तो क्या बनता है? प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन वो साख्त को क्या नाम दिया जाता है? बक्सा, बहुत अच्छे, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद आ रहा है? हमने कहा कि अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम है तो रफ इंडोप्लाज्मिक। क्यों? हम आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का असल में काम ये होता है कि वो स्टिमुलाई को, इंफॉर्मेशन को एक सेल से लेगा दूसरी जगह ले जाकर देगा। किस शक्ल में देगा? तो इसके अंदर हो गए सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज। सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम, तो खिड़की बनेगी, यानी रास्ते बनेंगे। वो जो रास्ते बनाने का काम होता है, वो रास्ते बनाने का काम करते हैं प्रोटीन्स। तो इसका मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या निजल्स ग्रैन्यूल का मेन काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो जितने ज्यादा निजल्स ग्रैन्यूल होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर क्या बनेगी? प्रोटीन्स। कैसी बनेंगी, क्या बनेगी, क्या है, वो सब मैं आगे समझाने वाला हूँ। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये निजल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं, ये निजल्स दाने होते क्या है। ये राइबोसोम प्लस कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका काम क्या है? प्रोटीन बनाना, है ना। प्रोटीन बनाने के अमल को हमने जब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? को जोड़ने का अमल, और उस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं इसको? इतने बार तो पहले ही बोल दिया था मैंने, 2 बार, बदमाश। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का जो अमल होता है यानी प्रोटीन बनाने का अमल होता है, वो प्रोटीन बनाने का अमल कौन अंजाम देते हैं? नेजल्स ग्रैन्यूल्स या नेजल्स दाने। फिर खलवी जिस्म से छोटे रेशे जो मुकर्रर अंदाज में शाखदार होते हैं और बाहर की जानिब निकले हुए होते हैं, इनमें नेजल्स दाने होते हैं। इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। ना अब इस बात को समझो कि ये कौन है? ये है बॉडी। कौन है? बॉडी। अब इस बॉडी से एक तरफ क्या निकल रहे हैं? थ्रेड, धागे की तरह दिखने वाले रेशेदार सांप। ये जो रेशेदार सांप है जो इस साइटोन से आगे निकल रही है, इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स।
इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है उस इंफॉर्मेशन को किसको ला कर देना? बॉडी को। तो ये जो धागे होते हैं ये धागे छोटे होते हैं, किसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं? एक्सॉन। तो एक्सॉन ये लंबे धागे हैं, डेंड्राइट्स ये छोटे धागे। तो यह बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि खलवी जिस्म से जो छोटे रेशे होते हैं, जो मुकर्रर अंदाज में होते हैं, इनके स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है और ये शाखदार होते हैं, यानी इनके अंदर क्या निकली होती है? ब्रांचेस, और ये बाहर की जानिब निकले होते हैं। तो इनको और इनके अंदर क्या मौजूद नहीं होते हैं? निजिस दाने। सॉरी, इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? निजिस दाने होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। उसका अपोजिट में क्या है? ये जो रेशे है, ये रेशे क्या काम कर रहे होते हैं? ये रेशे हिजानात को यानी स्टुमुलाई को यानी इंपल्स को क्या कर रहे होते हैं? खलवी जिस्म की जानिब अरसाल करते हैं, यानी यहां से लेंगे और यहां लाके देंगे। उसके कंपैरिजन में दूसरा, जिसको क्या कहा जा रहा है? एक्सॉन। क्या कहा जा रहा है इसको? एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? ये एक लंबा रेशा है, बहुत लंबा रेशा है, जिसका दूर वाला जो सिरा है वो कैसा होता है? शाखदार। आखिर में जाके ये देखो, है ना, आखिर में जाके ये क्या हो गया? शाखदार। और हर शाख एक बल्ब नुमा साख पर खत्म होती है। यहां पर तो मैंने, यहां तो बल्ब है, मैंने यहां बल्ब नहीं बनाया, तो एक बल्ब नुमा साख पर वो खत्म होती है, जिसको कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं उसको? सिनेप्टिक नोब। अभी सिनेप्सिस क्या होता है, ये सिनेप्टिक क्या होता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। बट अभी इतनी बात याद रखना है कि न्यूरॉन की साख्त में 3 हिस्से हैं, एक है बॉडी, एक है डेंड्राइट, एक है एक्सॉन। बॉडी के अंदर क्या होती है? बॉडी के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, बॉडी के अंदर होते हैं कल्वी पसूचे, सेलुलर ऑर्गेनल, साथ ही साथ क्या होती है? निजिल्स ग्रैन्यूल। फिर उसी के पास न्यूक्लियस भी होता है, फिर उससे एक छोटा सा धागेदार हिस्सा जो निकल रहा है, जो रेशा निकल रहा है, वो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट शाखदार होता है, इसका स्पेशल अरेंजमेंट होता है। इसका काम ये होता है कि जो भी स्टिमुलाई है वो किसको ला कर दे? बॉडी को। दूसरा, बॉडी से एक और लंबा धागा निकल रहा है, जिसका आखिरी सिरा छोटे छोटे और शाखों में डिवाइड होता है और एक नोब, बल्ब की तरह फूली हुई साख की तरह दिखाई देने वाले हिस्से पर खत्म होता है, जिसका नाम क्या रखा गया है? सिनेप्टिक नोब। याद रहेगा। अब इस सिनेप्टिक नोब में क्या होता है, क्या काम होता है, इसको हम कल समझेंगे। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए। मैं नई लिंक जनरेट कर रहा हूँ, उसको फौरी ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।